इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया भर की नजर है। 5 दिन के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, किन किन नेताओं से मिलेंगे, उनके एजेंडे पर क्या क्या है, हर कोई जानना चाहता है। आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में क्वाड के 2 अहम देश यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं। लेकिन कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इस पड़ाव का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो है ही, उनके एजेंडे में चीन को चौतरफा घेरने का एक बड़ा मकसद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में गोला बारूद के साथ घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय फौज ने मार गिराया है। उरी हमले में 5 साल बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर उसी तरह के अटैक की साजिश रची थी, लेकिन हमारी अलर्ट फौज ने न केवल इन घुसपैठियों के इरादों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि उनमें से 3 को ढेर भी कर दिया। बाकी पाकिस्तान के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पिछले 4 दिन से यानी कि 19 सितंबर से आर्मी का यह ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तान से 6 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, जिनमें से 3 को भारतीय फौज ने मार गिराया है। बाकी बचे 3 की तलाश चल रही। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अमेरिका में सभी राष्ट्राध्यक्षों से बात करेंगे, कल जो बाइडेन से बात करेंगे, तो उनकी बातचीत के एजेंडे में आतंकवाद प्रमुख होगा। रहिए हमारे साथ, इसके बाद चर्चा शुरू करेंगे, मुकाबला शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल बड़ी मुलाकात होने वाली है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पुरानी पहचान है। दोनों नेता 2014 और 2016 में एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार आ चुका है। वहीं वर्चुअल समिट में भी दोनों नेता एक दूसरे के सामने 3 बार आ चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं। आपको हम बताने वाले हैं कि कल मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है। अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पाकिस्तान, तालिबान और चीन के गठजोड़ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने जरूर रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिफेंस के डील्स पर भी चर्चा हो सकती है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों, कोरोना वैक्सीन और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी के साथ साथ भारतीय वीजा नियमों पर भी दोनों राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे से कई विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सामरिक बातचीत दोनों नेताओं के बीच में सबसे ज्यादा प्रमुख होगी। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुकाबला में प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे, सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ होंगी कांग्रेस से, पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश जी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस छोटा से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं और शुरू करेंगे मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से आज उनकी मुलाकात है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होने जा रही है, चाहे आतंकवाद हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, क्षेत्रीय संतुलन हो, उसके साथ साथ तमाम अन्य मुद्दे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमारे साथ अभी प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, विष्णु प्रकाश जी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। आप सबसे चर्चा शुरू करूं उससे पहले ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से प्रशासन के पूरे होशो हवास आजकल गायब है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। हमने आपको बताया कि उनकी बातचीत कितनी बार हो चुकी है, और उसके उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तक एक बार फोन पर भी बातचीत नहीं कर पाए। बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में यह मुद्दा छाया हुआ है। देखिए पाकिस्तान में चर्चाएं कैसी हैं। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो पहले भी सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड, अफगानिस्तान रिलेटेड थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसको
इसके अलावा वो समझते हैं पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अफगानिस्तान का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान उनके मैप में है ही नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज हैं ये। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, अगर जाती तौर पे पूछे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और सब लोगों को इंटरनेशनल दौरों पे होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ कैसे हो नहीं रहा। जो लोग निकले हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो निकले हुए जो लोग हैं, एक तो जयशंकर साहब बिल्कुल इंडिया नहीं बैठ रहे, नॉन स्टॉप उनके दौरे चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल दौरे उनके चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल मीटिंग्स हो रही हैं। मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं और जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और उसके साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे बाइडेन के साथ, और उसके बाद साथ ही क्या हो रहा है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। क्वाड की मीटिंग के फौरन बाद G20 आएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त इंडियन लॉबी जो है और इंडिया वो इकट्ठा करके खड़ा करेगा। तो आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह की चर्चाएं आम हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या वाकई में हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर नकेल कसना चाहते हैं, या दरअसल हम आतंकवाद की इस लड़ाई में वो हर प्लेयर जो आतंकवाद का समर्थन करता है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो अनायास परेशानी है। भारत जो है अपने सामरिक हितों को पर निश्चित तौर पर जो है ख्याल रखेगा, और आतंकवाद विश्व मानवता के लिए खतरा है। ऐसे में वैश्विक मानवता की सबसे बड़े खतरे के विरुद्ध भारत को आवाज बुलंद करना, ये हमारा चूंकि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल है। और आतंकवाद के हम बड़े भुक्तभोगी देश हैं। लगातार पिछले 4 दशकों से आतंकवाद के माध्यम से, चूंकि पाकिस्तान आतंकवाद को अपने रणनीतिक एसेट के रूप में दुरुपयोग करता है, ऐसे में पाकिस्तान के मन में आशंका पैदा होना स्वाभाविक है कि भारत यदि अमेरिका के साथ रिश्ते उसके प्रगाढ़ हो रहे हैं, यदि क्वाद में जो है एक रणनीति तैयार हो रही है, तो पाकिस्तान सशंकित हो उठता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहावत है वो पाकिस्तान पर लागू होती है। जी जनरल मलिक, माफ कीजिए जनरल शंकर प्रसाद जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं सर, आज अफगानिस्तान से आने वाला आतंकवाद जो कि बड़े पैमाने पर हमें प्रभावित कर सकता है पाकिस्तान के जरिए, वो कितना बड़ा मुद्दा है हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और खास करके जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात या फिर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की? देखिए, इस समय इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ सामने है। इस समय जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जहां पे 30 से ज़्यादा मंत्री उनके टेररिस्ट खुद बैठे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के वेल नोन टेररिस्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, इन हालात में टेररिज्म की एक वो छवि बन गई है जिससे पूरा विश्व परेशान है। इंडिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि नेबरहुड में हम ही रहते हैं, और उसके बाद अमेरिका और बाकी सब देशों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू विच इज़ फिगरिंग, एंड वो प्रधानमंत्री के माइंड में भी नंबर 1 पोजीशन होगी कि इस तरह से, जबकि पुतिन साहब भी ये मान चुके हैं ब्रिक कॉन्फ्रेंस में कि टेररिज्म इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इज अ डेंजरस सिचुएशन, ये मान चुकी है पूरा विश्व, बाकी मान चुके हैं, चाहे चाइना इसको सफर लफ्जों में नहीं कह रहा है, पाकिस्तान इसको बढ़ोतरी दे रहा है। तो अब इस चीज़ को अगर आप एक ग्राफ पर बना के देखें तो इस समय अफगानिस्तान का टेररिज्म और पाकिस्तान का टेररिज्म जुट होकर वर्ल्ड के लिए एक इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि आई थिंक इट शुड बी नंबर 1 इशू ऑन डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन इसका यही समाप्त नहीं होना चाहिए, डिस्कशन को आगे ले जाना पड़ेगा, डिस्कशन को एक फॉर्मेलिटी देनी पड़ जाएगी, एक फॉर्मल किस्म का इसका बयान होना चाहिए, ना कि एक डिप्लोमेटिक टाइप का बयान हो, और उससे ये क्लियर हो कि पाकिस्तान के बरखिलाफ, अफगानिस्तान के बरखिलाफ एक्शन करना क्या है। जब तक कि इसके बारे में हम पाकिस्तान को नहीं अपने पूरे कंसिडरेशन में लाएंगे, और जब तक कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी कदम जैसे कि सैंक्शंस हो, जैसे कि कोई FATF में ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, इस तरह से कोई प्यूनिटिव एक्शन जब तक सामने नहीं आएगा मिलजुल के, बिडेन साहब से बात करने के बाद, क्वाड में बात करने के बाद, हालांकि आप कहेंगे क्वाड में ये नंबर 1 मुद्दा नहीं है, फिर भी इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है वो है सिक्योरिटी, वो है वर्ल्ड सिक्योरिटी। इट्स ए डेंजर टू ह्यूमैनिटी, एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पुट टुगेदर, इनको दोनों को साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और इसके बराबर इसका एंड बातचीत में नहीं होना चाहिए,
मैं समझता हूँ इसका एंड जो है, अगर कल बीदन साहब के साथ शुरू होगा और क्वाड में इसको पूरी तरीके से सिग्नेचर मिलेंगे, पूरी तरह से स्टैंप लगेगी, उसके बाद एक इफेक्टिव एक्शन निकलना चाहिए, वरना ये सब बेकार है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर भी उठाई। सुप्रिया सुनीत जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ साथ आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने राष्ट्रहित को कैसे सिक्योर करें। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आपको उम्मीद है हम राष्ट्रहित को ही नहीं सिक्योर करेंगे बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी काफी सफलता हासिल कर सकते हैं। सुप्रिया जी, नमस्कार आपके पैनल को और आप सबको। जब मोदी जी बाहर जाते हैं देश से तो वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरा देश उनके सक्सेसफुल दौरे की कामना करता है और उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये कहने के साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि फॉरेन पॉलिसी मात्र कुछ फोटो खिंचा लेना या गले लग लेना नहीं होता है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पिछले सालों में बन गई है। चीन के पास गए, वहां झूला झूल लिया, साबरमती के तट पर कुछ कर लिया, महाबलीपुरम में कर लिया, बिना दौरे के पाकिस्तान चले गए, किसी से गले मिल लिए। जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक बहुत ही गंभीर विषय होता है और कहीं पर पिछले कुछ महीनों में लैक ऑफ फॉरेन पॉलिसी दिखने में आया है। चाहे वो हमारी यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान तालिबान का नाम चीन की आपत्ति पर ड्रॉप करना हो, चाहे वो पाकिस्तान का चीन के इशारों पर इठलाना हो और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि हमारे आपसी मतभेद जो भी हो हम उनके खिलाफ तगड़े होकर एक साथ खड़े हैं, चाहे वो रशिया का हमें ट्रोइका में इंक्लूड करने की बात ही ना हो, चाहे वो यूएस का 125 देशों के साथ मिलकर एक वक्तव्य इशू करना और उसमें भारत को नहीं इंक्लूड करना तालिबान के मुद्दे पर वो हो, चाहे अब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक ऑकस बना लिया जिसका हम पार्ट नहीं है वो हो, चाहे हमारी और उन्होंने सही कहा कि क्वाड में वैक्सीनेशन इशू है और वैक्सीनेशन में कोवैक्सीन को WHO अप्रूवल ना मिलना, ये भी हमारा एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। जो यूके हमारे साथ कर रहा है कोविशील्ड को लेकर, वो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। मेरा अपना यह मानना है कि फॉरेन पॉलिसी एक गंभीर मुद्दा है और कूटनीतिज्ञों से करना चाहिए। ये पॉलिटिकल हैवीवेट से करके फोटो खिंचाना फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अपने सामरिक हितों को ऊपर रखकर जब भारत बात करेगा तब हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे। अभी we go to US with a string of failures behind us. I don't want to mince my words by saying so. चलिए, इससे पहले कि प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दें, मैं विष्णु जी के पास चलता हूं। माझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। विष्णु जी, क्या आपको लगता है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में हाल फिलहाल में वो तमाम खामियां सामने रखी हैं जो अभी सुप्रिया जी हमारे सामने जिसका जिक्र कर रही थी? विष्णु प्रकाश जी, नमस्कार। साहब के पहले 10 सेकंड में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है जिसका पूरा तालिबान का कब्जा है और जो ड्रग माफिया की बातें हो रही है, जो ड्रग पकड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो अपने आप में गहन चिंतन का विषय है। जी विष्णु जी, एम्बेसडर इफ आई ओवरस्टेप्ड, प्लीज विष्णु जी। नॉट एट ऑल, नमस्कार। देखिए, आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मैं एम्बेसडर था कोरिया में, मोदी सरकार में मैं हाई कमिश्नर था कनाडा में। मैंने दोनों सरकारों के साथ बहुत करीबी से काम किया है। मुझे तो एक चीज़ ये पता है, मैं राजनीति और अंदरूनी मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, पॉलिटिकल मामलों में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे तो एक चीज़ बड़ा पता है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने वही किया है जो देश के हित में होता है, मुझे कोई शंका नहीं है। और जहाँ तक फोटो खिंचवाने की बात है या गले मिलने की बात है, ये भी राजनीति का, कूटनीति का बिल्कुल हिस्सा है। जहाँ तक ऑकस की बात है, सवाल ये कि क्या हम ऑकस के क्या हम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्या अमेरिका के साथ? जब हम करना ही नहीं चाहते तो हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और वो अब तक या इशू बेस्ड अलायंस की बात करते हैं, तो ऑकस में कहाँ से इंडिया आ गया मुझे समझ नहीं आता। जहाँ तक अफगानिस्तान की सिचुएशन है या इंडिया का रोल है, इंडिया का रोल 5 साल पहले अफगानिस्तान में और भी कम था। अब इंडिया का रोल अफगानिस्तान में इसलिए बड़ा है कि इंडिया ने जो काम किया है या जो पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला है, उसके बाद अमेरिका ने देख लिया कि डेवलपमेंटल वर्क इंडिया ही कर रहा है और इसकी मान्यता है। डेवलपमेंटल वर्क अफगानिस्तान में पिछली सरकार से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। तो जहाँ तक राजनीति या फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, देखिए, अगर
फॉरेन पॉलिसी में चैलेंजेस लगातार आते हैं। 15 अगस्त 1947 से चैलेंजेस आते रहे हैं और वो चैलेंजेस सॉल्व होते रहे हैं। तो अगर हम कहें कि चैलेंजेस आए हैं तो राजनीति का फेल्योर है तो या कूटनीति का फेल्योर है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक रही पाकिस्तान की बात जी अजय जी, पाकिस्तान का तो ये हाल है कि अगर हिंदुस्तान छींक भी मारता है तो उनको लगता है कि हम इन्फेक्शन फैला रहे हैं, और वो इंडिया के साथ इक्वालिटी के चक्कर में अपना देश का विनाश कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन नहीं किया या हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्या कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं जी। कहाँ एक देश है जो कि बिल्कुल बैंकरप्ट हुआ है, जो कि टेरर का फाउंटेन हेड है। पर दिक्कत क्या है अजय जी कि चाहे बाइडेन ने इमरान खान को फोन नहीं किया है, पर अमेरिका जैसे पाकिस्तान की जो खुराफातें हैं नजरअंदाज करता है, जिस तरह पाकिस्तान का रोल को ब्लिंक करते हैं जी, वो एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। और अखीरला जो कमेंट में ये करना चाहूंगा कि हमारे लिए इससे इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा चीन से है। जो चीन से हमारा खतरा है वो हमारी स्वाधीनता के बाद इतना बड़ा एडवर्सरी हमारे लिए कभी नहीं आया है, और ये वो एडवर्सरी है जो हमको नीचा दिखाना चाहता है और भरसक कोशिश करेगा कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अजय जी बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देंगे। सुप्रिया जी का उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, कहा कि आपकी सरकार जो है मौजूदा भारत सरकार वो कई मामलों पर खास करके विदेश नीति में फ्लॉप रही है। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए, फ्लॉप नेताओं की पार्टियां जो है हर किसी को फ्लॉप बताने में स्वयं को जो है बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। सत्य यह है कि एक जमाना ऐसा भी था कि जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में दूसरे देश का जो है भाषण पढ़ के चले आते थे, तो वो सफल विदेश नीति रही होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाकर कह देते थे कि बलूचिस्तान में जो है हमारा हस्तक्षेप है, वो सफल विदेश नीति रही होगी। ओबामा के कार्यकाल में जो है अफगानिस्तान के मामले में होलब्रुक के सामने हम टेबल पर आना चाहते थे, हमको खड़ा नहीं किया गया, वो सफल विदेश नीति रही होगी। अमेरिका में जो है भारतीय राजनयिक के कैविटी चेक्स हुआ करती थी, वो सफल विदेश नीति रही होगी। तो सफल विदेश नीति का उनका क्या मानदंड है वही जाने। इतना निश्चित है कि विदेश नीति जो है वो सातत्य का उसमें बड़ा प्रभाव होता है, और हर जैसा कि आदरणीय विष्णु प्रकाश जी ने कहा, हर राष्ट्राध्यक्ष हर प्रधानमंत्री चाहता है कि वह अपनी विदेश नीति को सुदृढ़ करे, सफल बनाए और अपने देश को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही G20 के मंच पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी आतंकवाद पर कभी बात की थी। ब्रिक्स के मंच पर क्या आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध खुलकर हम बातें कर पाते थे? क्या सार्क में हम पाकिस्तान को हाशिए पर ढकेल पाते थे? नहीं कर पाते थे। ये सबके सामने सच्चाई है। लेकिन अब कुछ लोगों को जो है छिद्रान्वेषण करना है, तो विपक्ष का छिद्रान्वेषण का भी अधिकार है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। जी सुप्रिया जी प्लीज आप जवाब दें प्लीज। मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सर, जनरल प्रसाद मैं आ रहा हूं आपके पास, बस सुप्रिया जी का जवाब लेता हूं। जी सुप्रिया जी। मैं जवाब देने से ज्यादा थोड़ी सी हतप्रभ हूं। मैंने 2-4 चीजें पॉइंट आउट करी। अभी जो सबसे बड़ी चीज हमारे नेबरहुड में हो रही है वो तालिबान है, और तालिबान को हमारे 16 अगस्त के वक्तव्य में नाम लिखा जाता है तालिबान का। चीन का इतना प्रेशर पड़ता है, हमारी ही अध्यक्षता में तालिबान का नाम ड्रॉप कर दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो 1 महीने की रोटेटिंग अध्यक्षता थी। शायद इनको पता ना हो, लेकिन ब्रिक्स हो गया या G20 हो गया, इन सब की रोटेटिंग स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, और हर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी पर भारत के प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो हमारे हो चाहे वो इनके हो, इन्होंने टेरर के मुद्दे को उठाया है। मैं फिर से पूछती हूँ, रूस तो हमारा बहुत बड़ा फेयर वेदर फ्रेंड था। रूस ने ट्रोइका प्लस बनाया, उसमें अफगानिस्तान तक को रखा, लेकिन हिंदुस्तान को रखना जरूरी नहीं समझा। अमेरिका से हमारे अच्छे रिश्ते थे। अमेरिका ने 125 देशों के साथ 15 अगस्त 2021 इसी साल एक वक्तव्य इशू किया तालिबान पर, उस पर हम नहीं थे। क्यों नहीं थे? आज क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अमेज़न की 9,000 करोड़ की रिश्वत को बाइडेन जी के साथ उठाएंगे? क्या वो उठाएंगे कि कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता क्यों नहीं दी है? क्या वो यूके से किसी टच में है कि कोविशील्ड को लेकर इतना हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? दिक्कत की बात यह है,
आज ड्रग्स का जो खेप पकड़ा गया है अडानी पोर्ट गुजरात में, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जवाब दें सर, बर्बाद कर सकता है। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर जवाब दीजिए, फिर मैं जनरल प्रसाद के पास चल रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी। अच्छा है, नहीं अच्छा हुआ ड्रग्स का, ये मोदी जी की सरकार है, एजेंसियां सक्रिय हैं, इसलिए जो है ड्रग्स पकड़ा जाता, नहीं तो राहुल गांधी तक पहुंच जाता ड्रग्स। तो ड्रग्स इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारी एजेंसियां चौकस है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे देशों से जो नशे का कारोबार होता है, ये बदतमीजी करना बंद करें। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी ना करें। देखिए बदतमीजी कर रही है, क्यों इतना क्या हो गया इनको, क्या कह दिया ऐसा मैंने, क्यों गला फाड़ रही है माता जी? अरे भवानी जी गला ना फाड़िए, आराम से देवी जी शांत हो जाइए, रक्तचाप मत बढ़ाइए अपना, आराम से देवी जी रक्तचाप न बढ़ाइए, आराम से शांति से, अच्छी बहस चल रही है। अब यहाँ राहुलगिरी मत करिए, अभद्रता मत कीजिए, अभद्रता मत कीजिए, तुच्छापन आपका प्रकट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अरे मैं अभी अजय जी तुच्छे लोगों को क्यों पकड़ लाते हैं, कहाँ पकड़ लाते हैं, तुच्छापन की बातें करते हैं। ये जो है गंभीर चर्चा में इनका आइए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी, विदेश नीति पर चर्चा हो रही है, आइए हम सार्थक चर्चा करते हैं। प्रेम शुक्ला जी लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट सर। सर प्रेम शुक्ला जी आइए सर, मुद्दे पर आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी विनम्र आग्रह आपसे प्लीज, हम प्रेम शुक्ला जी की बात कंप्लीट हो जाए, आप जवाब दीजिएगा प्लीज प्लीज। साहब कौन थे वो बताइए, मानसी जोशी का नाम लो आपके सामने। अरे चिल्लाओ मत, मानसी जोशी कौन थी, चिल्लाओ मत, बहुत चिल्लाओ, चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कौन थी जिसकी जासूसी चिल्लाने से सुप्रिया जी, पता नहीं, सुप्रिया जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन है सुप्रिया जी प्लीज हम बहस को आगे बढ़ाएं, वरना हमारा पूरा वक्त बस यूं ही जाया हो जाएगा। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी लेट्स गो टू द पॉइंट सर। प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर, प्रेम शुक्ला जी अब देखिए, अब WHO में जो बात होनी है, अच्छा अब बायलैटरल की बात, हम क्वाड की बात कर रहे थे, WHO की बात कर रही है, इसी से इनकी बुद्धिमत्ता की आप जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप क्वाड की बात चल रही है तो WHO की इश्यूज उठा रही है वहाँ, WHO की। अच्छा चलिए मैं थोड़ा आप दोनों को विराम दे रहा हूँ, मैं आप दोनों को विराम दे रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं आप दोनों को विराम दे रहा हूँ। जनरल प्रसाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल प्रसाद अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से भारत सरकार, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अभद्रता को आप सह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी दर्शक सब कुछ देख रहा है, दर्शक के सामने सब कुछ है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अभद्रता को बार बार जिस तरह की अभद्रता ये देवी जी कर रही है, देवी जी अभद्रता आपके संस्कार में है, आपके मुंह खुलते ही जिस तरह की दुर्गंध प्रकट होता है वह आपके अभद्र संस्कारों का जो है को प्रमाणित करता है। इस तरह के अभद्र संस्कार से अच्छे विमर्श में अच्छा सुप्रिया जी कल्याण नहीं कर सकती है। सुप्रिया जी एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट की है, सुप्रिया जी एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट may I request you let us begin with the debate। तो अभद्रता करते बैठे हैं आप। I am the national spokesperson of the Congress party। I am requesting you Supriya ji, let us go to the discussion please, my request, humble request। अभद्रता से समझ में आ जा रहा है कांग्रेस पार्टी के संस्कार कैसे हैं। You did not intervene। I have intervened a number of times, बहुत बार मैं बीच बिचाव कर चुका हूँ। आइए मुद्दे पर आते हैं, मैं जनरल प्रसाद के पास चल रहा हूँ। मेरे बीच में लगातार चीखे चिल्लाए जा रही, मैं तो उनको शांति से सुन रहा था। अच्छा चलिए प्लीज लेट्स गो। अभी हम सिर्फ जनरल शंकर प्रसाद की आवाज सुनेंगे। जनरल प्रसाद, जिस तरह से आज भारत की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान से आने वाले थ्रेट को हम काउंटर करें, आपको लगता है कि आज बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को दुनिया के पटल पर रखेंगे? जनरल प्रसाद प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त झगड़ा टंटा हो चुका। अब ज़रा जैसे आपने कहा मुद्दे पे आ जाइए। देखिए एम्बेसडर साहब ने भी ये बातें कही और उसी के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ कि भारत एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है, लेकिन इस समय ये देखना है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपनी स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से अपने रास्ते पे लाया जाए। उसके लिए हमें आज अमेरिका में एक मौका मिला है, जो बिडेन साहब से बात होगी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट से बात होगी, क्वाड की मीटिंग होगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबसे बाद में भाषण होगा। वहाँ एक मुद्दा सबसे ज़रूरी उठाना पड़ेगा कि ये हमारे राष्ट्र के इंटरेस्ट में है कि टेररिज्म को बंद किया जाए।
टेररिज्म को हम किसी हालत में पनपने नहीं देंगे। इसमें हमारी जो गूट नीति है, जो डिप्लोमेसी है, उसको न केवल अपने क्वाड के संग, अमेरिका के संग मिलके, बल्कि इवन रशिया को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन साहब का बयान भी इसमें हमारे सामने है। तो इस समय अगर हम केवल एक बात करना चाहते हैं, वो है नेशनल वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी इज अ थ्रेट, टेररिज्म इज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, एंड वेयर इज अ टेररिज्म कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये टेररिज्म, इस पर हमें जोर देना है। और इसको रद्द करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से प्रेशर डाला जाए, वो सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, जहां तक कि वर्ल्ड सिक्योरिटी का सवाल है। इसमें एक दफा और बता दूं कि इसमें ना ऑकॉस को कोई हाथ है, इसमें ना इसमें कोई कोड का हाथ है, लेकिन कोड का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। कोड का मतलब ये नहीं है कि केवल हम कोविड वैक्सीन की बात करें या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इसमें सिक्योरिटी भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। और वो आपने कई दफा देख लिया कितनी हमारी एक्सरसाइजेज इंडियन ओशन में हो चुकी हैं अपने क्वाड मेंबर्स के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ऑल्सो। सो अगर हमें इसमें कोई मिलिट्री अलायंस दिख रही है, उसका भी इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक नेटो किस्म की अलायंस बनाई जाए, मैं ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी, काइंड ऑफ अ सेक्रेटेरिएट, जो कि इसकी डे टू डे प्रोग्रेस करेगा कि जो डिस्कशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में हुए हैं उस पर आगे चल के दिन पे दिन क्या कदम उठ रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि हफ्ते भर की बातचीत के बाद वो बातचीत ही रह जाए, उसको एवरी डे मॉनिटर करना जरूरी है। तो मैं तो अगर फॉर बेटर वर्ड्स, शायद एम्बेसडर साहब बेटर वर्ड बता पाएंगे कि एक काइंड ऑफ अ सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ेगा, जो इस सेक्रेटेरिएट की परमानेंट लोकेशन कहीं भी हो, लेकिन वो डेली देखेगा कि टेररिज्म को रोकने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं और उनको कहां तक सक्सेसफुल माना जा रहा है, हम कोड को इसमें कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी जो पावर है वो कहां दिखा रहे हैं। हमें रशिया को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, 1971 की ट्रीटी रशिया के साथ हमारी हुई थी। तो इसमें ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप ट्रीटी पे कहीं साइन करें, मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड के सामने डेंजर है सिक्योरिटी का, उसको एकजुट, एक राजनीतिक बना के, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के वर्ल्ड वाइड, और चाइना उसमें शामिल नहीं होगा, मैं मानता हूं, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और, लेकिन ये बहुत सार्थक कोशिश होगी और इससे बड़ा फायदा मिलेगा। विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है कि मौजूदा प्रशासन, मौजूदा नेतृत्व इस दिशा में सशक्त काम करेगा? विष्णु प्रसाद जी, संक्षेप में, क्योंकि थोड़े वक्त की अब जरा कम हो रही है जी। मेरे आने तक वक्त की कमी हो जाती है हर बार, पर चलिए कोई बात नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं सर, कभी कभी हो जाता है, आप जानते हैं, मजबूरियां हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं जनरल प्रसाद से पूरा सहमत हूं, ये बहुत नपी तुली बात करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ पैनलिस्ट बनना जी। पर दिक्कत ये है कि जो क्वाड है, क्वाड टेररिज्म के खिलाफ या टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म अभी मुद्दा क्वाड में डायरेक्टली नहीं बना है। और जो क्वाड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसका बिल्कुल फाउंडेशन है। मैं दोबारा से इनके साथ सहमत हूं। फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन उसकी बुनियाद है। और उसके बाद जब ये इनफॉर्मल समिट हुई थी तो कुछ और मुद्दे ऐड कर दिए गए थे। जहां तक टेररिज्म की बात है, काउंटर टेररिज्म की बात है, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल, अजय जी और आपको भी पता है, सबको पता है कि सब देश जब जनरल बात होती है तो कहते हैं हाँ, टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद क्या बंदूकें हमारी तरफ तानी गई हैं कि किसी और की तरफ तानी गई हैं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, तो ये झंझट कभी खत्म नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप अमेरिका को लेनी पड़ेगी। जब तक अमेरिका आंखें नहीं खोलता और पाकिस्तान को नहीं देखता कि पाकिस्तान ही स्रोत्र है टेररिज्म का, ये समस्या हल होनी नहीं है। बिल्कुल सर। सुप्रिया जी, एज अ मेजर ऑपोजिशन पार्टी जो आप हैं, क्या सुझाव है आपके हिसाब से, ताकि मौजूदा सरकार उन सुझावों पर भी काम कर सकती, क्योंकि हर किसी का इस पूरे मामले पर एक पेज पर आना बड़ा आवश्यक है। सुप्रिया जी। बिल्कुल, इस पे कोई डाउट भी नहीं है। मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा पर या फॉरेन पॉलिसी पर जो प्रेरोगेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं।
और इसीलिए मैं कहूंगी कि आप ऑपोजिशन को भी लेकर इसमें चलिए, आप इस पर सामरिक हितों में लोगों विशेषज्ञों से बात करिए, क्योंकि यह सच है कि जुलाई 2021 में डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी में राहुल गांधी जी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के नेक्सस का मामला उठाया था, उसको इग्नोर किया गया और आज विश्व में यह एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। पाकिस्तान की अपने में क्या औकात है? पाकिस्तान जो कर रहा है वो चीन के इशारों पर कर रहा है और वही तालिबान का हाल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यह हमारे नेबरहुड में संकट है, हमें सबसे पहले अपने सामरिक हितों की बात करनी पड़ेगी। इसमें भी हेडलाइन मैनेजमेंट, इसमें आपने विपक्ष को बुला के 2 बातें कह दी और उसके बाद आप जाके दोहा में उनसे बात करें, तो कहीं ना कहीं इसमें समन्वय बिठाने की जरूरत है और अपने हितों को सर्वोपरि रखने की जरूरत है। चाइना के दबाव में नहीं आना है। अगर हमारा स्टेटमेंट था तालिबान पर, हमें उससे खतरा था, तो हमें वो चेंज नहीं करना चाहिए था। हमें रूस से उतना ही डिस्टेंस बना के इक्वी डिस्टेंट रहना है जितना हमें यूएस से रहना है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा बन के उभरा है। हमें दिक्कतें हैं चीन से और हमने चीन के साथ पिछले 1 साल में उसको अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया, ऐप बैन करते रह गए। तो ये सारे विषयों पर गंभीर चर्चा होनी जरूरी है। दिस कैन नॉट बी डन एज अ स्कूट वे। दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। जी प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों है कि सरकार के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही हैं? क्या सरकार दबाव में वाकई में काम कर रही? क्या चीन के दबाव में भारत सरकार ने अभी तक फैसले लिए हैं जिस तरह से सुप्रिया जी कह रही है? क्योंकि ये तमाम बातें तो बहुत ज्यादा इसके बहुत दूरंदेशी नतीजे होंगे, दूरगामी नतीजे होंगे। जी अजय जी, सरकार दबाव में काम किया करती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दबाव में काम नहीं करती है। 1962 में चीन के जबड़े में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि डालने के बाद 1963 में विजय लक्ष्मी पंडित चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का समर्थन कर रही थी। वो दबाव में जीना उसको कहा करते थे। अरुणाचल प्रदेश में फिर बीच में बोलने लगी, ये अजय जी ये क्या अभद्रता है, मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? फिर इस बहस का क्या मतलब है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यही बहस कराना चाहते तो फिर क्यों बुलाते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को? नहीं प्लीज आप अपनी बात कीजिए। सुप्रिया जी ने अपनी बात कही, प्लीज बात कह के जाइए। प्लीज मैं उनके बीच में बोल रहा था। नहीं आप नहीं बोल रहे। कितनी अभद्रता करती है ये? नहीं मैं सुप्रिया जी आपसे फिर विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज आप प्रेम शुक्ला जी की बात हम सुन लेते हैं। हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम दूसरे को जवाब दें। नहीं, ये क्या सत्य नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश जाने से डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों रोका जाता था और ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन का दबाव क्यों नहीं माना जाता है? डोकलाम में जब भारतीय सेना जो है उनकी आंखें मिलाकर खड़ी होती है तो चोरी चुपके मिलने कौन जाता है? फिर बीच में बोलने लगी है। इतने इनको क्या कष्ट है? अजय जी के या तो माइक बंद रखे, अजय जी या तो इनका ऑडियो बंद रखे, अजय जी या तो आप इनका ऑडियो बंद रखें। प्रेम शुक्ला जी, हम ऐसा करते नहीं हैं, हम बस अपने मेहमानों से आग्रह करते हैं कि वो एक दूसरे की बातों को समझे और सुने। अजय जी या तो आप इनको तमीज सिखाए या तो तमीजदार प्रवक्ता लेकर आए। इस तरह से अभद्र प्रवक्ताओं को न लेके आया करें, मूर्ख प्रवक्ताओं को जो मूर्खता की पराकाष्ठा करती है यहाँ पर आकर। कोई तर्क सम्मत बात होती नहीं है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, प्लीज सर। आपकी आवाज आ रही है, एकदम अच्छी आ रही है। बीच में बोल क्यों रही है? नहीं अब नहीं बोलेंगे, प्लीज बोलिए जी। प्रेम शुक्ला जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ देखिए, आप दबाव में कब जिया करते थे कि आप जाकर चीन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करके आएंगे और कहेंगे कि हम दबाव में, चीन के दबाव में न जिए। और आपकी इस तरह की स्थिति को पाकिस्तान रोज आपको परमाणु की धमकियां देता था। वहां से हमारे सीमा पर पाकिस्तान के जो है रेंजर्स हमारे आके सैनिकों के सिर कलम करके ले जाते थे और एके एंटनी बयान देते थे कि नॉन स्टेट एक्टर ने कर दिया। सब पाकिस्तान तक से तो आप दबाव मानते थे, चीन के सामने दुम दबाए आप बैठे हुए थे। और आज जब भारत जो है अपनी सशक्त और अपनी संप्रभुता को विश्व पटल पर पूरी संप्रभुता के साथ प्रस्तुत कर रहा है, तो जिन लोगों ने चीन के साथ एग्रीमेंट साइन करके चीन के चंदे पर पलने वाली जो शक्तियां हैं उनको पीड़ा हो रही है कि आज भारत क्यों खड़ा है। सुप्रिया जी इस बात का जवाब दीजिए, आज वंस एंड फॉर ऑल इस बात का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी चीन के चंदे पर पलती है? आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत जो है, प्रेम शुक्ला जी ने बहुत ही ताल ठोक कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी चीन के चंदे पर पलती है। इस बात को स्पष्ट कीजिए प्लीज। अजय जी आपको ये सवाल पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। तो राजीव गांधी फाउंडेशन को तो चंदा आया है ना, लौटा दें।
चीन के चंदे पर पलते हैं। मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है और इस व्यक्ति की बात का मैं जवाब देना पलते हैं समझती हूं। सामने प्रमाण है, सामने प्रमाण है, राहुल गांधी चंदा लेकर आया है, सोनिया गांधी बेईमान महिलाएं जो है वो चंदे के लिए किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने वाले लोग हैं। महाबलीपुरम में पूरी दुनिया भली भांति जानती है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता करती है वो। जमीन के अंदर घुसा हुआ है, आज भी चीन हमारे अरे तो दौड़ा भी दिया चीन को। अजय जी आपको गलवान में हमारे बलवानों ने चीन को सबक भी सिखा दिया। किसी की बात करते हो? अरे गलवान वैली में हमारे लोगों की शहादत हो गई, तुम आके मुझसे यहाँ बदतमीजी अभद्रता आपके संस्कार में है देवी, जरा सुधर जाओ, समझ जाओ। आपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन को बनाया है, तो दिख रहा है ना, जो दर्शक देख रहे होंगे। सुप्रिया जी मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचा है। सुप्रिया जी मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचा है, इसलिए आपसे और प्रेम शुक्ला जी से एक आखिरी सवाल, आपसे और प्रेम शुक्ला जी से आखिरी सवाल। क्या आपको लगता है अमेरिका की ये यात्रा प्रधानमंत्री जी की कम से कम हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, हम इसमें एक सकारात्मक नतीजे के साथ वापस आ सकते हैं? आपका ऐसा यकीन है या यकीन नहीं है आपको? अजय जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पिछली बार यूएस गए थे तो अब की बार ट्रंप सरकार कहकर आ गए थे और उसका दिक्कत हमें आज तक झेलनी पड़ रही है। हमें किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में वहां पर पड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार किया, उसका नतीजा हमने झेला कि अमेरिका ने हमें 125 देशों की सूची तक से दरकिनार कर दिया। क्या बात करते हैं मोदी जी? आज मोदी जी वहां गए हैं तो जरा पूछें कि किसको यहां पर 9,000 करोड़ की घूस दी गई, अमेज़न ने किसको घूस दी? मैं पूछना चाहती हूं, अगर मोदी जी गए हैं तो तालिबान के संबंध में यूएस ने हमसे एक बार भी बात क्यों नहीं करी, जबकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तालिबान से। चलिए अब सुप्रिया जी मेरे पास वक्त इतना ही, आपके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं और मैं आग्रह करता हूं सुप्रिया जी जवाब सुन लीजिएगा प्लीज। प्रेम शुक्ला जी देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा पर गए हैं, चाहे 2014 की पहली विदेश यात्रा हो, चाहे हाउडी मोदी का कार्यक्रम हो, चाहे ब्रिटेन में वेम्बले स्टेडियम का उनका कार्यक्रम हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राएं करते हैं भारत के हितों का संवर्धन करने का निश्चित तौर पर कार्य होता है और इसीलिए भारत की वैदेशिक नीति में पताका फहरा रही है। उसकी पीड़ा स्वाभाविक तौर पर जो लोग कल बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपने अपराध स्वीकार करके चले आते थे, जो अपराध किया ही नहीं, और जब इनके ऐसे विदेश मंत्री हुआ करते थे तो दूसरों का भाषण पढ़ देते तो उनको खबर तक नहीं होती थी। कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं है। भारत सशक्तता के साथ अपने आप को विश्व मंच पर पेश कर रहा है, वो कांग्रेसियों की तरह कुकर्म नहीं कर रहा है। कांग्रेसी कुकर्मों के कारण भारत को निश्चित तौर पर वैदेशिक मामलों में भी विफलताएं झेलनी पड़ी थी। भारतीय राजनयिकों का अमेरिका में कैविटी चेक, जिस तरह से मिसेस खुबरागड़े का कैविटी चेक अमेरिकी राजनयिक होने के बावजूद अमेरिका में राजनयिक पोस्टिंग के समय हुआ था, वैसी आज तक भारत में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद दे रहा हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने सुना, जनरल शंकर प्रसाद और उसके साथ साथ विष्णु प्रकाश जी को पूरा भरोसा है कि हम एक बहुत ही सार्थक परिणाम के साथ वापस आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम आतंकवाद के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की चिंताओं को सिर्फ प्रतीत नहीं करेंगे, बल्कि शायद हम कुछ ठोस समाधान के साथ भी वापस आएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। यूपी में 2022 चुनाव को लेकर इंडिया टीवी का चुनाव मंच एक बार फिर तैयार है। कोरोना महामारी के बाद यह पहला इतना बड़ा चुनाव होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके काम की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और उनका कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के विरोधी जातिवादी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का गणित लगाकर किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए एड़ी चेटी का जोर लगा रहे हैं। क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में विरोधी योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे चुनाव के सबसे बड़े चुनाव मंच में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज नेता मौजूद होंगे, जो 29 सितंबर को लखनऊ में रजत शर्मा जी के साथ देखिए चुनाव मंच। 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश, सिर्फ इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है।
मेरठ में गिरफ्तार मौलाना से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। कैसे अरविंद को अकबर बनाया गया, पाकिस्तान बहरीन जैसे देशों में फंडिंग कैसे की आई, वहां से फंडिंग कैसे आई है, और धर्मांतरण के इस खेल पर दिखे कुरुक्षेत्र। अब से कुछ ही देर में सौरभ के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।